हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग द ऑर्फन गर्ल बाय एचएलवी डेरोजियो को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पोम है और एचएलवी डेरोजियो इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। और अगर हम लोग बात करें ये पोम कब पब्लिश हुई थी एंड कब इसे लिखा गया था, तो एचएलवी डेरोजियो ने इस पोम को मार्च 1827 में लिखा था और इसे 1827 में ही जब एचएलवी डेरोजियो की एक पोइट्री कलेक्शन आई थी तो उसी कलेक्शन में, जिसका नाम था पोम्स, तो उसी पोम नाम के कलेक्शन में, पोइट्री कलेक्शन में इस पोम को भी पब्लिश कराया गया था। और अगर हम लोग बात करें एचएलवी डेरोजियो के बारे में, तो एचएलवी डेरोजियो इनका जो जन्म हुआ था वो 18 अप्रैल 1809 में कोलकाता में हुआ था एंड इनकी डेथ 26 दिसंबर 1831 में कोलकाता में ही हुई थी। और ये एक इंडियन पोएट है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो पोर्तुगीज़ में है। ये पोर्तुगीज़ ओरिजिन के एक पोएट है और इनकी डेथ काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1831 में ही इनका डेथ हुआ था, जबकि 1809 में ही इनका बॉर्न है। लेकिन इतने कम उम्र में भी ये अपना एक ग्रेट रिमार्क बना लिए हैं इन्होंने। लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने एक अपना एक प्लेस सिक्योर किया है। और इतना ही नहीं, हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में है वहाँ पे ये असिस्टेंट हेडमास्टर भी रह चुके थे, इतनी कम उम्र में डेथ होने के बाद भी। एंड अगर हम लोग बात करें इनके और अदर नोटेबल वर्क्स की, इनके अदर नोटेबल वर्क्स में शामिल है टू इंडिया, माई नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं इस पोम के बारे में। तो इस पोम में सबसे पहले 3 लाइन की एक एपिग्राफ है। एपिग्राफ किसे कहते हैं? तो एपिग्राफ उन लाइंस को कहते हैं जो किसी भी पोम के पहले होती है। 3-4 लाइंस की ये होती है एंड ये हमें पोम के बारे में बताती है कि आगे पोम में आप किस बारे में पढ़ने वाले हैं। She was yet young and fair, but oh, she seemed marked for much woo in this unpitying world, poor friendless wanderer। तो यहाँ पे जो शी है ये उस ऑर्फन गर्ल के लिए यूज़ किया गया है। तो वो बहुत ही यंग थी, छोटी उम्र की थी और बहुत ही ज़्यादा फेयर थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, यंग थी। बट उसके साथ क्या हुआ था कि वो ऐसे प्रतीत होती है हमें जैसे कि उसे मार्क किया गया हो। किसके लिए? तो बहुत ही ज़्यादा वो के लिए। इन दिस अनपिटिंग वर्ल्ड, ये जो अनपिटिंग वर्ल्ड है, ये जो निर्दयी दुनिया है, उस दुनिया में उसे मार्क किया गया है बहुत सारे कष्टों को झेलने के लिए। और वो पुअर है, फ्रेंडलेस है, वॉन्डरर है। वो एक गरीब लड़की है जिसका ना कोई फ्रेंड है, वो इधर उधर भटक रही है, एक वॉन्डरर है। यहाँ पे उसी ऑर्फन गर्ल के बारे में बताया गया है जिसके ना ही माता है ना ही पिता है। और उसके बाद बताया जाता है कि वो लड़की कैसी दिखती है और उसको बहुत सारे नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे आसपास, उनसे उसकी खूबसूरती को कंपेयर करके यहाँ पे पोएट उसकी खूबसूरती को बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उसके साथ ये सोसाइटी कैसा बिहेव करेगी। एंड देन आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि कैसे इनके माता पिता की डेथ हुई। तो चलिए पोम में स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर हेयर वॉज ब्लैक एज रावन्स विंग। तो उसके जो बाल थे वो ब्लैक थे जैसे कि रावण के विंग होते हैं। रावण एक टाइप का ब्लैक बर्ड होता है, लाइक क्रो हम लोग कह सकते हैं। तो जिस तरीके से ब्लैक उसका जो विंग होता है, उस पंछी के जो पंख होते हैं, उसी तरह के ब्लैक थे उस लड़की के बाल, उस ऑर्फन गर्ल के बाल। और ये जो ब्लैक बाल है यहाँ पे मिस्ट्री को सिंबलाइज कर रहे हैं। हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वेयर। और उसके बाद पोइट बताते हैं उनके चीक के बारे में, उस लड़की के चीक के बारे में, जो कि लगता है ये जो ट्यूलिप एक प्रकार की फ्लावर होती है, उसका जो ह्यू होता है, ह्यू मीन्स कलर, तो ट्यूलिप का जो कलर होता है उसी कलर के जैसे लगता है कि उस लड़की के चीक हो, थोड़े पिंकिश टाइप में। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड सिंग। और उस लड़की के जो वॉइस थी वो ऐसा लगता है जैसे रात में जब थोड़ी हवा चलती है, मध्यम मध्यम सी हवा, तो उस टाइम पर जो स्वीट साउंड हमें सुनाई देता है, स्वीट वॉइस सुनाई देता है, तो उसी के जैसे उस लड़की के वॉइस थे, ऐसा कहते हैं पोइट। एंड देन है हर ब्रो एज अ मून बीम फेयर। और उसके जो ब्रो हैं, उसके जो फॉरहेड है, वो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से एक मून बीम निकल रहा हो। मून बीम का क्या मतलब है?
तो जो मून होता है ना, रात के टाइम में आप देखते हैं तो उसमें से एक रे निकलती है, एक लाइट निकलती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके ब्रो से, मीन्स उसके फॉरहेड से ऐसे ही एक लाइट निकल रही हो, एक मून बीम निकल रही हो उसके माथे से, उसके फॉरहेड से। हर सायर हैड जॉइंड द वेक ऑफ वॉर। और उसके जो सायर हैं, सायर एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मतलब होता है फादर। तो उसके जो फादर है उन्होंने एक वॉर को ज्वाइन किया था। और आगे क्या हुआ था उनके बारे में हमें बताया जाता है, द बैटल शॉक, द साउथ एंड स्कार। और यहाँ पे बैटल शॉक का मतलब होता है इंटेंस फाइटिंग। तो उस वॉर में बहुत ही ज़्यादा बैटल शॉक हुआ, मीन्स बहुत ही तीव्र फाइटिंग हुई। शाउट हुआ, शाउट यहाँ पे वो जो बैटल के बाद क्राई है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे शाउट। और उसमें स्कार, स्कार का मतलब होता है जो जख्म के जो निशान रह जाते हैं उसे स्कार कहते हैं। तो उनके पिता उस ऑर्फन गर्ल के सायर ने एक वॉर को ज्वाइन किया था, वहाँ पे उन्होंने खूब लड़ाई करी एंड देन वहाँ पे वो जख्मी भी हुए और उसी में उनकी डेथ हो जाती है। वो हमें आगे बताया जाएगा। ही न्यू एंड गेन्ड अ ग्लोरियस ग्रेव। और उसके सायर को पता था कि वो उनकी डेथ होने वाली है और उनके डेथ के बाद में वो गेन करते हैं एक ग्लोरियस ग्रेव। ग्लोरियस ग्रेव मतलब एक नोबेल डेथ उन्हें मिली। सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव, सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव। यहाँ पे गार्डन जो वर्ड है इसका मतलब है रिवॉर्ड। तो ये जो रिवॉर्ड है, यही रिवॉर्ड मिलता है किसी ब्रेव को। यहाँ पे रिवॉर्ड कौन सा है, तो ये रिवॉर्ड है डेथ का। मीन्स कोई योद्धा जो युद्ध करने जाता है उसके लिए एक ही रिवॉर्ड होता है कि उसके मृत्यु हो एंड उसके डेथ के बाद उसे एक नोबल तरीके से उसे दफनाया जाए ग्रेव में। तो एक योद्धा के लिए उसका मृत्यु ही उसका एक रिवॉर्ड होता है। यहाँ पे एक सरकास्टिक टाइप में पोएट ने बताया है। हर एंग्विस्ड मदर सफरिंग हार्ट। अब उसके मदर के बारे में बात होता है, उस ऑर्फन गर्ल के मदर के बारे में बात होता है। यहाँ पे उसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्विस्ड फील करती है। एंग्विस्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशनल पेन। उसे जब पता चलता है कि उसके पति का डेथ हो गया है युद्ध में, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है, उसके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचता है। कुड नॉट एंड्योर अ विडोज पार्ट। और उसकी जो मदर थी, उस ऑर्फन गर्ल की मदर, वो एंड्योर नहीं कर पाई, सह नहीं पाई उसके विडो होने वाले पार्ट को, उसके विधवा होने वाले पार्ट को। एंड देन हमें आगे बताया जाता है कि इसी दुख में उस लड़की के माता की भी डेथ हो जाती है। शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस्ड। वो डूब गई, उसकी मदर डूब गई यहाँ पे बीनीथ के नीचे। उसके जो सोल का डिस्ट्रेस था, डिस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन। तो उसी के नीचे उसकी जो आत्मा है वो दब गई, मीन्स हम लोग कह सकते हैं डूब गई, मीन्स उसका डेथ हो गया। और अब वो पेरेंटलेस हो गई है, वो ऑर्फन हो गई है एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस। तो वो जो लड़की है जिसके बारे में, जिसका नाम तो यहाँ पे नहीं है लेकिन उसी का जिक्र हो रहा है, वो अब पेरेंटलेस है, वो अब अनाथ है कह सकते हैं हम लोग। शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ। और उसका ना ही कोई फ्रेंड है इस कोल्ड ब्लीक अर्थ में। ब्लीक अर्थ यहाँ पे बताया गया है एक निर्दयी दुनिया को ही हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे कोई होप नहीं है उसे कि कोई उसे उसकी देखभाल करे, उसकी केयर करे, उसे शेल्टर दे। द गर्ल हैज़ नो वन टू हेल्प टू गिव हर शेल्टर अ होम एंड हार्थ। यहाँ पे उसका कोई नहीं है, उस ऑर्फन गर्ल का कोई नहीं है जो उसे एक शेल्टर दे, रहने के लिए एक छत्र छाया दे, उसे घर दे और उसे हार्थ प्रोवाइड करे। हार्थ एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे, जिसके आसपास बैठकर लोग अपने बॉडी को थोड़ा वार्म देते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं अपने बॉडी को ठंडे के दिनों में। तो ऐसा करने वाला, उसके लिए ऐसा करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है इस निर्दयी दुनिया में, अनपिटीइंग वर्ल्ड में। थ्रू लाइफ्स ड्रीयरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंट। और अब इस पूरे लाइफ में, इस ड्रीयरी डेजर्ट लाइफ में उसे खुद ही शी मस्ट वेंट अलोन, उसे खुद ही इस लाइफ में ट्रेवल करना होगा, इस लाइफ की जर्नी को उसे खुद ही जीना होगा। ड्रीयरी डेजर्ट का मतलब है एक लाइफलेस जर्नी। फॉर अलास द रैचेड हैव नेवर अ फ्रेंड। रैचेड का मतलब होता है एक मिजरेबल कंडीशन। तो अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी किसी मिजरेबल कंडीशन में है तो उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बनता।
तो उसी के लिए जो पोएट है यहाँ पे थोड़ा दुखी होते हैं। तो पोएट यहाँ पे थोड़ा दुख दिखाते हैं कि ऐसा इंसान जो मिजरेबल कंडीशन में हो, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। And should she stray from virtue's way, the world will scorn, and its scorn can slay. If she ever makes a mistake or loses her moral path in life, उसके बाद पोएट कहते हैं कि अगर वो ऑर्फन गर्ल कभी कोई मिस्टेक करते हैं या फिर एक मॉरल पाथ से अगर वो भटक जाती है, तो द वर्ल्ड विल जज एंड डिस्पाइज हर, तो भी जो वर्ल्ड है उसे जज करेगा, उसे दुखी करेगा। एंड दिस रिजेक्शन कैन डिस्ट्रॉय हर, और ये जो रिजेक्शन होगा वो उस लड़की को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे एक टाइप से कह सकते हैं उसे स्ले ही कर देगा, मीन्स उसका वध ही कर देगा, तानों से वो मर ही जाएगी समझो। सेम हैथ इनफ टू रिंग द ब्रेस्ट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो शेम है इसमें इतना पर्याप्त मात्रा में उसमें ताकत है कि वो रिंग कर सके ब्रेस्ट को। रिंग द ब्रेस्ट मतलब होता है कि किसी भी इंसान के हार्ट को ब्रेक कर देना। तो शेम में इतना पावर है कि वो किसी भी इंसान के दिल को तोड़ के रख दे। विद द वेट ऑफ सोरो एंड गिल्ट ऑप्रेस्ड, और वो जो ऑर्फन गर्ल है उसमें तो पहले से ही उसके माता पिता को खोने का सोरो भरा हुआ है, गिल्ट है, और पहले से वो ऑप्रेस्ड है, पहले से वो प्रताड़ित की जा चुकी है, और अब ये सोसाइटी के ताने भी उसे पड़ेंगे। बट ओ इट इज कोल्डली क्रूअल टू वुंड, हाउएवर इट इज क्रूअल एंड हार्टलेस टू हर्ट समवन फर्दर। और इतना सब कुछ के बाद भी उस ऑर्फन गर्ल को अगर कोई और भी ज़्यादा हर्ट करता है तो इससे ज़्यादा क्रूअल चीज़ और कोई भी नहीं हो सकती, और कुछ भी नहीं हो सकता। द बोसम हुज ब्लड मस्ट गस अनबाउंड, इट इज़ क्रूअल टू हर्ट अ हार्ट दैट इज़ ऑलरेडी सफरिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम इमोशनल पेन। तो ये और भी ज़्यादा क्रूअल होगा उस दिल को दुखाना जो पहले से ही दुखा हुआ है और पहले से ही वो सफ़र कर रहा है, ब्लीड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहा है, तो उसे और भी ज़्यादा हर्ट करना ये और भी ज़्यादा क्रूअल हो जाएगा। नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज, और कोई भी टीयर, कोई भी आंसू इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हो सकता जितना कि ब्राइट है वो आंसू जो बह रहा है। किसके लिए बह रहा है? फॉर एरिंग वुमेन्स अनपिटेटेड वूड्स। एरिंग वुमेन, एरिंग का मतलब होता है, एरिंग मीन्स समवन हु हैज मेड अ मिस्टेक और डन रॉन्ग। एरिंग वुमेन मतलब कि वो वुमेन जो कुछ गलत की हुई हो और उसके गलती पर किसी को दया नहीं आ रही है, उसके गलतियों पर किसी को दया नहीं आ रही है, उसकी पीड़ा पर किसी को दया नहीं आ रही है, तो उसके आंसू से ज़्यादा ब्राइट और कुछ भी नहीं हो सकता। And blessed be forever his honored name, who shelters an orphan from sorrow and shame। और उसके बाद पोएट कहते हैं कि वो नेम ब्लेस हो जाए और ऑनर किया जाए उस नेम को हमेशा के लिए, जो शेल्टर देती है किसी ऑर्फन को सोरो से और शेम से बचाती है। तो ऐसा नेम जो किसी ऑर्फन को सोरो से एंड शेम से बचाती है, उसे शेल्टर देती है, उसकी केयर करती है, तो उस नेम को हमेशा के लिए उसे हम लोग कह सकते हैं ब्लेस कर दे एंड उसे ऑनर किया जाए, ऐसा पोएट कहते हैं। और यहाँ पे ये पोम ख़त्म होती है, इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये पोम समझ में आई होगी, और इसके बाद इसी पोम की एक डिस्क्रिप्टिव नोट वाली वीडियो आएगी एंड देन इसके थीम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।